ये देखिए इस शिप में इस स्टैचू में ये ऊपर हाथ काट के फेंकता हुआ दिखाया गया है। ये देखिए कितना प्यारा सा स्टैचू है, बिल्कुल रोड के सामने बना हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे ये इन दोनों ने रोड की चादर ओढ़ रखी है। और ये कैसे लग रहा है ऐसे बिल्डिंग में पार्किंग में घुस रहे हैं ना। तो ये हम आ गए हैं यूरो रेल के अंदर में और ये ट्रेन के अंदर में अब मेरी गाड़ी चल रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक और नया दिन, एक और नई सुबह और आज मैं हूँ एम्स्टर्डम में जो कि नीदरलैंड्स का कैपिटल है। और ये उन कुछ शहरों में है मेरे इस ट्रिप के दौरान जिसमें मैं 3 दिन रुका हूँ। नॉर्मली जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि एक शहर में बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करना मुझे ख़ास पसंद नहीं है। एक शहर को 3, 4, 5 घंटे में एक्सप्लोर करके वहाँ का लोकल फूड खा के और रात को वहाँ टाइम स्पेंड करके फिर नेक्स्ट डे मैं प्रेफर करता हूँ दूसरे शहर में पहुँच जाना। बट एम्स्टर्डम एक ऐसी सिटी है जिसमें बहुत ही मज़ेदार सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। 10 से ज़्यादा तो मैंने रेस्टोरेंट्स निकाले थे जहाँ इनके कुछ कुछ स्पेशल फूड हैं। तो एक अमेरिकन पाइस है जहाँ पे फ्राइज़ मिलते हैं एक स्पेशल तरीके के। एक कैफ़े 43 है जहाँ पे एप्पल पाई बहुत ही स्पेशल तरीके का मिलता है। तो वहाँ कॉफ़ी एप्पल पाई सैंडविच के लिए लोग जाते हैं। उसके साथ में कई सारी घूमने की भी जगह है। यहाँ पे एना फ्रैंक म्यूज़ियम है, बोट टूर, कनाल टूर वगैरह है। तो और प्लस ये सिटी खुद में भी जो इसका ओल्ड टाउन है वो बहुत ही अमेजिंग है, शॉपिंग के लिए भी अच्छा है। तो थोड़ा टाइम प्रीमार्क वगैरह में यहाँ शॉपिंग पे भी स्पेंड हुआ। सो इसलिए प्लस साथ में यहाँ पे इंडियन एम्बेसी भी है, तो इंडियन एम्बेसी के भी ऑफिशियल से मुलाकात हुई। प्लस कुछ हम ये ट्रिप हियरिंग अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ के 1-2 एडवांस्ड हियरिंग क्लिनिक्स हैं उनको भी देखने का और एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि यहाँ पे लोग हियरिंग केयर में क्या क्या एडवांसमेंट यूज़ करते हैं या कैसी थॉट रखते हैं यहाँ के कस्टमर्स या यहाँ के जो हियरिंग केयर स्पेशलिस्ट हैं वो लोग। सो ओवरऑल इट वाज एन अमेजिंग 3 डे इन एम्स्टर्डम। और आज समय आ गया है फाइनली, जैसे हर शहर को विदा करने का समय आता है तो वैसे आज एम्स्टर्डम को बाय कहने का समय हो चुका है। दो बहुत मन नहीं है क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था 3 दिन से एम्स्टर्डम में, लेकिन आज मैं मूव कर रहा हूँ। फाइनल डेस्टिनेशन तो हमारा कैले रहेगा जो कि है फ्रांस में, एक पोर्ट सिटी है जहाँ से फेरी या ट्रेन इंग्लिश चैनल के थ्रू यूके वाली साइड जाती है। लेकिन दिन में हम क्रॉस करेंगे ब्रसेल्स और एंटवर्प को। सो बेल्जियम कंट्री है और बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स और वहीं पे एक और बड़ी सिटी है एंटवर्प। तो एंटवर्प और ब्रसेल्स को हम क्रॉस करेंगे रास्ते में। तो यहाँ से करीब 2-3 घंटे की ड्राइव रहेगी, 2-3 घंटे वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे और फिर शाम को 7-8 बजे हम कैले की तरफ निकल जाएंगे। तो रात को 10-11 बजे हम कुछ कैले पोर्ट पे पहुँचेंगे और फिर देखते हैं या तो कैले आज रात को स्टे करेंगे या यूके वाली साइड आज ही लंदन पहुंच के और फिर उधर स्टे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप लगातार बनाए हुए हैं, ऐसे ही बनाए रहिए। और फाइनल हम अब लंदन की तरफ मूव कर रहे हैं। वो दिन आ गया है जिसके लिए हमने ये सारी मेहनत की है पिछले 2 महीने से एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स लंदन नाउ। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स लंदन। तो आज चलते हैं एंटवर्प और ब्रसेल्स होते हुए कैले फ्रांस की तरफ एंड देन विल मूव टुवर्ड्स लंदन। सो फाइनली एम्स्टर्डम से निकलने का समय हो चुका है और ये हम हैं एम्स्टर्डम के रिंग रोड पे। लेफ्ट साइड में मेरे ट्रेन का ट्रैक है, स्ट्रेट सीधे रोड है और राइट साइड पे फेरीज और शिप्स का एरिया है पूरा पास में ही, इधर फेरी वगैरह है। ये साथ में यूरो रेल का ट्रैक है और हम लोग नीदरलैंड्स बस एग्जिट ही करने वाले हैं। ये सामने जो इतने सारे विंड मिल्स है, देखो उनका व्यू कितना अच्छा आ रहा है। रोड के दोनों साइड्स में पूरे विंड मिल्स लगे हुए हैं। ऐसे एक पेट्रोल पंप भी आ गया है तो रुक के रिफिल करवा लेते हैं। ये आगे चलते हैं, ब्रसेल्स में बेल्जियम में डलवाएंगे। हर कंट्री का डीजल पीती है ना हमारी गाड़ी, तो नीदरलैंड्स का हो चुका है। तो अब चलते हैं बेल्जियम में डीजल लेंगे। बेल्जियम बॉर्डर आने ही वाला है 2-3 किलोमीटर। ये दोनों तरफ इतने सारे विंड मिल्स हैं
और इसका व्यू कितना अमेजिंग लग रहा है, दूर दूर तक रोड के दोनों तरफ से विंड मिल्स हैं। और ये यहाँ पे बिल्कुल अब 400 मीटर में नीदरलैंड्स ख़त्म होने वाला है। ये मैं लेफ़्ट करके दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये बेल्जियम का ब्लू कलर का बोर्ड लगा है, बेल्जी लिखा है ना ये। सो दिस इज़ यहाँ से अब हम बेल्जियम एंटर कर गए। इसके पीछे नीदरलैंड्स था सारा, पता ही नहीं लगता है चलते चलते। दिल्ली नोएडा की तरह है, कब आप दिल्ली से नोएडा, बल्कि दिल्ली नोएडा में भी एक चेक पोस्ट और एक वो फाटक टाइप का कई बार लगा होता है। लेकिन यहाँ तो कंट्री चेंज हो जाती है और पता नहीं लगता है ड्राइव करते हुए। लेकिन खैर मज़ेदार है यूरोप में अपने फॉर्च्यूनर में ड्राइव करना, है ना। सबसे बड़ी बात है कि राइट हैंड ड्राइव गाड़ी, इंडियन कार, सब लोग देखते रहते हैं। जब भी हम जा रहे होते हैं कहीं पे भी गाड़ी लगती है तो सब लोग रुक के देखते रहते हैं गाड़ी चारों तरफ से। कल तो मार्केट में गाड़ी लगी थी, मैं अंदर बैठा था और 3-4 पुलिस वाले घूर रहे थे चारों तरफ से गाड़ी को, और मुझे लग रहा था कि अब हुआ कोई तगड़ा चालान, या तो मैंने कुछ गलत पार्क कर रखा है या कुछ तो गड़बड़ की है मैंने। लेकिन देखते देखते ऐसे फिर वो वापस आए, गाड़ी की तरफ वॉक करने लगे। मुझे लगा अब मुझसे बात करेंगे या चालान वालान करेंगे। वो गाड़ी की तरफ आए, देख के और फिर दूसरी तरफ चले गए। मतलब वो नॉर्मल गाड़ी को देख रहे थे, बाहर की गाड़ी है, राइट हैंड ड्राइव, इसलिए ध्यान से देख रहे होते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार चल रहा है। और बेल्जियम भी एंटर कर गए हैं। अब बेल्जियम में कोई पेट्रोल पंप वगैरह देखते हैं जहाँ पे हम अपनी गाड़ी के लिए डीजल ले सकें। ये एंटवर्प नाम की जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं, एंटवर्प। यहाँ के लोग एंटवर्प प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन हम तो देसी तरीके से बात करें तो एंटवर्प नाम है इस जगह का। ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे की ड्राइव और रह गई है वहाँ तक। 1:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, 1 बज रहा है। बीच में रुक के बस डीजल, एक कॉफ़ी ले लेंगे थोड़ा सा। और एंटवर्प भी यहाँ की एक पुरानी सिटी है, काफ़ी फेमस है, बहुत सारे ओल्ड मॉन्यूमेंट्स और स्क्वायर, और बाकी बेल्जियम तो चॉकलेट के लिए वर्ल्ड में फेमस है। एंटवर्प जो है वो डायमंड्स के लिए फेमस है, तो यूरोप में दूर दूर से लोग यहाँ पे डायमंड्स लेने आते हैं। कहा जाता है कि अगर यहाँ पे आके लोग डायमंड्स लेते हैं तो मतलब उनके आने जाने का खर्चा भी बच जाता है, एज इन इतना प्राइस में उनको बेनिफिट मिल जाता है कि आने जाने का खर्चा भी कैलकुलेट कर लें, उसके बाद भी उनके पैसे बच जाते हैं। तो इस तरह से लोग बेल्जियम घूम भी लेते हैं और यहाँ से आके डायमंड खरीद लेते हैं। तो दिस इज़ द अमेजिंग व्यू ऑफ बेल्जियम। करीब 40 किलोमीटर पे रुकना है एंटवर्प में। सो यहाँ पे भी पहले पैसे देने होते हैं। ये कार्ड मशीन है जहाँ से मैंने अभी पेमेंट किया है। तो इनका सिस्टम ऐसे है कि मेरे क्रेडिट कार्ड से इन्होंने 125 यूरोज़ ब्लॉक कर लिए हैं और उस पर लिखा गया है कि 125 यूरो तक का मैं फिल कर सकता हूँ। अच्छा, इस कार्ड मशीन से कहीं का भी पेमेंट हो सकता है। तो ये जो 2 नंबर पेट्रोल स्टेशन है, मतलब तो मैंने उसमें सेलेक्ट करना होता है, तो मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किया है, तो 2 नंबर को मेरे लिए खोल दिया गया है। और अप टू 125 यूरो तक का डीजल या पेट्रोल जो भी मुझे डालना है उतना मैं डाल सकता हूँ। तो 125 यूरो में मोस्टली टैंक फिल हो जाता है, इसलिए वैसा एक लिमिट है। तो फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है बेल्जियम में, और बेल्जियम के एंटवर्प सिटी में हम हैं। एंटवर्प में हम डीज़ल डला रहे हैं। यहाँ का रेट भी करीब 1.92 यूरोज़ पर लीटर है। तो 1.92 यूरोज़ का मतलब हो गया लगभग 175-180 रुपये के आसपास का रेट है। और इससे पहले नीदरलैंड्स में 2.1 था, तो फ़ायदा ही हो गया थोड़ा सा 10-15 रुपये पर लीटर का यहाँ आके डलाने में। और डल चुका है कितना, लगभग 40 लीटर्स, बट मेरी टंकी लगभग खाली हो चुकी थी, तो अच्छे से 65 से 68 लीटर के आसपास तक डीजल आना चाहिए। मौसम अच्छा हो रहा है, धूप तो नहीं है ज़्यादा तेज़, क्लाउडी सा है, लेकिन टेम्परेचर ठीक है, 14-15 डिग्री है, तो बहुत ऐसा चिलिंग वाला ठंड नहीं है। लेकिन धूप ना होने की वजह से थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम है, जैकेट पहन के अच्छा सा लग रहा है। और चलते हैं एंटवर्प सिटी को एक्सप्लोर करते हैं यहाँ से, जो पास में ही सिटी सेंटर है। हम अभी सिटी सेंटर से 10-15 किलोमीटर पीछे हैं, जहाँ पे मैं डीजल ले रहा हूँ, फिर चलेंगे सिटी सेंटर की तरफ। ये एंटवर्प में यहाँ से नीचे फेरीज़ वगैरह चलती हैं, और ये फेरी वाली बिल्डिंग है जो कितनी क्लास सी लग रही है, बिल्कुल ब्यूटीफुल।
पीछे रेलवे ट्रैक है और उसके ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है बेल्जियम एंटवर्प में। अब मुझे पता नहीं है कि कब ट्रेन आ जाए, आगे से आएगी कि पीछे से आएगी, और पार्किंग ढूंढ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरा ओल्ड टाउन एरिया है एंटवर्प का। सारी पुरानी बिल्डिंग्स आप लोगों को दिख रही होंगी दोनों साइड में रोड्स के। सो दिस इज़ एंटवर्प्स सिटी स्क्वायर, और ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग्स हैं ये एंटवर्प सिटी स्क्वायर की बिल्डिंग है, और हवा तेज चल रही है। यहाँ सामने कैथेड्रल ऑफ द लेडी कहते हैं, एंड दिस इज़ द मेन मॉन्यूमेंट जो इनका काफ़ी पुराना बना हुआ है, और लोग इसको घूमने आते हैं। और इस स्क्वायर पे काफ़ी सारी कॉफ़ी शॉप्स और ये सब हैं जहाँ पे लोग रुकते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। यहीं सामने ये ट्रैम भी चलती है, ट्रैम स्टेशन है, बस स्टैंड है। सो ये है एंटवर्प का सिटी सेंटर। तो अभी मैं जा रहा हूँ कैथेड्रल के अंदर में। आई थिंक उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं, इसलिए बाहर से ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। बट दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर जो बहुत ही ऊंचा भी है हाइट में। मैंने जूम आउट कर रखा है तो थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रहा होगा, बट ये देखिए ऐसे बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है। एंड दिस इज़ व्हाट दे कॉल कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी। दिस इज़ द कैथेड्रल ऑफ द लेडी। ये एंटवर्प का सिटी हॉल है। ये इसके चारों तरफ का एम्बियंस है। ये लेडी ऑफ दी कैथेड्रल ऑफ द लेडी के सामने बना हुआ बिल्कुल। एंड इस सिटी स्क्वायर में, तो ये जो सिटी हॉल है ये बना था करीब 1564 में। ये 1560 से 65 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला था। 1564 में इसका ये इनॉग्रेशन किया गया था, जो कि ऊपर में ये लिखा हुआ है। और इसके ठीक सामने है ये स्टैचू। ये स्टैचू जो है, ये स्टैचू सिल्वियन ब्रावो का है। 15th सेंचुरी में एंटीगून नाम का एक बंदा होता था जो यहाँ से जितनी भी शिप्स जाती थी उन शिप्स को रोक के और उनसे टोल लेता था, और जो भी शिप टोल नहीं दे पाता था उसका वो हाथ काट के और पानी में फेंक देता था। तो ये देखिए इस शिप में, इस स्टैचू में ये ऊपर हाथ काट के फेंकता हुआ दिखाया गया है। लेकिन ये जो हाथ काट के फेंकता हुआ दिखाया गया है, ये जो ब्रावो था उसने उस टोल लेने वाले बंदे से, एंटीगून नाम था उसका, तो जायंट एंटीगून से लड़ाई की और उसका भी हाथ काट के और उसी पानी में उसी तरह से फेंक दिया था। तो ये ब्रावो का स्टैचू है जिसने हाथ काट के और एंटीगून का वापस फेंका था, जैसे वो सब बाकी लोगों का हाथ काट दिया करता था जो चलान नहीं देते थे। और ये स्टैचू करीब 200 साल के आसपास पहले बना था, और 50-60 साल पहले इसको भी प्रोटेक्टेड साइट्स में शामिल कर लिया गया। तो ये सामने सिटी हॉल और ये ब्रावो का जो स्टैचू है, ये दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा स्टैचू है, बिल्कुल रोड के सामने बना हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये इन दोनों ने रोड की चादर ओढ़ रखी है। एक छोटा सा डॉगी है जिसके ऊपर वो बच्चा सो रहा है, और वो इसने रोड की ही चादर ओढ़ रखी है। सो एंटवर्प में टाइम फॉर अ क्विक कॉफ़ी और एक सैंडविच, क्योंकि दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं और थोड़ी भूख लग चुकी है। एंड बिफोर वी मूव टू ब्रसेल्स एक जल्दी से कॉफ़ी और सैंडविच कर लेते हैं। प्रीति का तो आज व्रत है, वो करवा चौथ है। मैं चुपचाप ऐसे ही बैठी हूँ। तो इसके शक्ल में ऐसे ही 12 बजे क्योंकि ना उसको कुछ खाना है, ना पीना है, ना कॉफ़ी पी सकती है। लेकिन लंच का टाइम है तो मैं एक सैंडविच कर लेता हूँ, फिर शाम में साथ में डिनर करेंगे। तो इसको कहते हैं केला होना, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया ब्रेड रोल विथ क्रीम, ये सोच के कि बहुत बढ़िया कोई ब्रेड रोल फिलिंग विलिंग के साथ स्पाइसी सा फ्राई व्राई करके देंगे। और फाइनली ब्रेड रोल में ये आया है। ये नॉर्मल ब्रेड है, थोड़ा गरम है, सेक के दिया है, और ये कोई वाइट क्रीम के साथ कोई सॉस जैसी चीज़ है उसके साथ दिया है। सो दिस इज़ ब्रेड रोल जो मैं खाने वाला हूँ, क्योंकि पता नहीं होता क्या आने वाला है ब्रेड रोल के नाम पे।
ये बन रहे हैं हमारे बेल्जियम के फ्रेश वेफल्स। तो ये एकदम सामने में ऐसे बना के और बिल्कुल फ्रेश वेफल्स देते हैं। बेल्जियम इज़ नोन फॉर इट्स वेफल्स। ये पूरी स्ट्रीट जो है ये दोनों तरफ इसमें रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की स्ट्रीट्स हैं। ये ओल्ड एरिया है, ओल्ड टाउन एरिया है। ये देखिए, देख के भी अंदाज़ लग रहा होगा कि सारे पुराने पुराने घर। ये बन चुका है हमारा वेफल और इसको इन्होंने पैक कर दिया। बेल्जियम इज़ फेमस फॉर चॉकलेट्स। ये है फिलिप्स बिस्किट मेड इन एंटवर्प्स और ये चॉकलेट की भी शॉप्स हैं यहाँ पे कई सारी। सो टाइम टू बाई सम चॉकलेट्स फ्रॉम बेल्जियम। बेल्जियम चॉकलेट्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं और ये अलग अलग तरह के चॉकलेट्स हैं यहाँ पे। थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन हाँ बहुत ही फेमस हैं और बिल्कुल ओरिजिनल चॉकलेट्स होते हैं यहाँ के। तो ये सब अलग अलग तरह के चॉकलेट्स हैं बेल्जियम में, जिसमें से थोड़ा सा मैं ये ले रहा हूँ। ये 250 ग्राम का एक पैकेट मैं पैक करवा रहा हूँ। और ये कुछ जो अलग अलग फ्लेवर्स के मिल्क कुकीज़, हेज़लनट, स्ट्रॉबेरी, और ये एक डिफरेंट टाइप का चॉकलेट है। इसके अंदर में मार्शमेलो है, तो इसको ग्लास में रख के इसमें अगर गर्म दूध डाला जाए तो वो चॉकलेट मिल्क विथ मार्शमेलो बन जाता है। तो ये मैंने एक लिया है विदित के लिए, ताकि हम ट्राई कर सकें कैसा है। ये अलग अलग तरह का ये चॉकलेट है। ये ऊपर चॉकलेट ये लोग जो बनाते हैं ओरिजिनली, ये बनाने का भी वीडियो रखा हुआ है। ये चॉकलेट्स बन रहे हैं। तो ये है वो चॉकलेट की दुकान जहाँ से मैंने अभी चॉकलेट लिया है। और इसमें ये जो चॉकलेट फाउंटेन लगा हुआ है ये मैं दिखाना चाहता था। कई जगह पे यहाँ पे ऐसे चॉकलेट फाउंटेन लगा होता है और ये अलग अलग तरह के चॉकलेट्स, ये लोग हैंडमेड चॉकलेट्स बनाते हैं ओरिजिनल चॉकलेट से, ओरिजिनल कोकोआ जो होता है उसके चॉकलेट से। अभी ज़्यादातर चॉकलेट्स जो हम लोग मार्केट में खाते हैं वो डेयरी मिल्क और ये सब मिल्क चॉकलेट्स 15, 20, 25, 50 रुपए के, इसमें ज़्यादातर में ओरिजिनल चॉकलेट नहीं होता है या चॉकलेट की बहुत कम क्वांटिटी होती है। ज़्यादातर सिर्फ मिल्क से और फ्लेवर्स डाल के उसको चॉकलेट बना देते हैं। सो ओरिजिनल चॉकलेट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा, वो बहुत सस्ता नहीं होता है चॉकलेट, और मिलता भी बहुत कम है। मतलब बहुत कम ही ब्रांड्स हैं जो अच्छे ओरिजिनल चॉकलेट्स से चॉकलेट बनाते हैं। तो हम लोग जो चॉकलेट खाते हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं, वो दूध को गाढ़ा करके और उसमें चीनी और फ्लेवर्स वगैरह ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं, थोड़ा मोड़ा चॉकलेट डालते हैं नाम के लिए। सो इसलिए कभी भी बेल्जियम आए तो ज़रूर यहाँ का ओरिजिनल चॉकलेट खाएं, इट्स वेरी टेस्टी। इसके साथ ही एंटवर्प से अब चलने का टाइम हो गया है। अच्छी जगह थी, बहुत मज़ा आया। ओनली थिंग इज़ कि शाम हो चुकी है और आज ही लंदन भी पहुंचना है, तो ब्रसल्स का प्रोग्राम मैं अब कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि ब्रसल्स मैं पहले भी जा चुका हूं और एंटवर्प आने के बाद मुझे ब्रसल्स की मेरी यादें ताज़ा हो गई। बस कुछ इसी टाइप का वहाँ पे भी सिटी स्क्वायर और चॉकलेट शॉप और ये सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि एंटवर्प मैंने घूम लिया है और ये बिल्कुल सिमिलर टाइप की सिटी है, तो इसलिए ब्रसल्स को कैंसिल करते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स कैले जो कि फ्रांस में पोर्ट है, जहाँ से हमें अपना क्रूज़ लेना है यूके के लिए, और फिर यूके पहुँचने के बाद लंदन भी आज जाना है। वहाँ पे मैंने अपार्टमेंट वगैरह बुक कर लिया है ऑलरेडी आज के लिए। तो चलते हैं कैले की तरफ। दिस इज़ दी सिटी एंटवर्प, जिसको बाय कहने का समय आ गया है, लेकिन मज़ेदार सिटी है, मज़ा आया बहुत यहाँ पे भी। ये इनका झंडा लगा हुआ है बेल्जियम का। मेरी कार पे भी सारी कंट्रीज़ का झंडा लगा हुआ है, और जिस भी कंट्री में मैं जाता हूँ वहाँ के लोग अपना झंडा, अपना फ्लैग देखते हैं मेरे कार पे, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग अपने फ्लैग के साथ में और मेरी कार के साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं उसके साथ। मज़ा आया एंटवर्प घूम के, और फाइनली मैं आ गया हूँ पार्किंग में। यहाँ से निकलने का समय हो गया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पार्किंग खुद से पे करनी होती है। तो ऐसे एक मशीन लगी हुई होती है। अभी मेरे सामने ये आंटी जो हैं ये पहले अपना पार्किंग पे कर रही हैं। तो यहाँ जो एंट्री के टाइम पे कार्ड मिल जाता है ऑटोमेटिकली, और वो कार्ड अभी इस मशीन में मैं लगाऊंगा, तो ये मशीन कैलकुलेट करके जितने भी पैसे होंगे वो बता देगा, और फिर मैं इसको पे ऑफ कर दूँगा। सो ये कार्ड इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, एंड नाउ इट विल ऑटोमेटिकली टेल कि कितना अमाउंट हुआ।
सो 9 यूरोज़ हुए हैं हमारे इतने देर पार्किंग के। नीचे कार्ड में उसको हमने पे कर दिया और नीचे कार्ड मशीन लगी है, वहाँ से पे करते यहाँ से एक एग्ज़िट का एक स्लिप दे देंगे ये लोग अभी। तो फाइनली एंटवर्प से निकलने का टाइम हो गया है। ये है एंटवर्प की सड़कें, ट्रैम वगैरह चल रही है यहीं पे रोड पे, इसी रोड पे हम लोग भी चल रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग सिटी के बाहर की ओर निकल रहे हैं। बट ये एक एम्बियंस जो है सिटी का, ये अमेजिंग है ना। एक्चुअली ये पुराना रोमन आर्किटेक्चर जो है ये बहुत ही बढ़िया लगता है। ये है हमारी आज की थर्ड कंट्री। सुबह नीदरलैंड से चल के पूरा बेल्जियम क्रॉस किया हमने, एंटवर्प सिटी जो है यहाँ पे वो घूमे और अभी मैं एंटर कर चुका हूँ फ्रांस में। अभी जस्ट, क्योंकि कोई बॉर्डर नहीं है तो पता नहीं चलता है, मैप में देख के पता लगा कि अभी जस्ट मैंने ये लाइन जो है यहाँ पे ये फ्रांस मैंने क्रॉस किया और इसके इधर बेल्जियम था, इसके इधर फ्रांस सिटी, फ्रांस कंट्री है। और यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर दूर वो कैले पोर्ट है, ऊपर में जिसका वो बोर्ड भी लगा है CALAIS। तो ये कैलेस को कैले प्रोनाउंस करते हैं और कैले पोर्ट से कई सारी फेरीज़ मिलती हैं या वो टनल है जिससे लंदन तक के लिए ट्रेन्स वगैरह चलती हैं। तो वहाँ हम लोग जाने वाले हैं, लगभग 35-40 मिनट का रास्ता और बचा है। और फाइनली आज की तीसरी कंट्री एंड वी आर इन फ्रांस। और ये हमारी यूरोप की आखिरी कंट्री भी होने वाली है, क्योंकि इसके बाद हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट को छोड़ देंगे एंड वी विल गो टू UK, जो कि एक नई कंट्री है। तो हम ये पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को छोड़ के हम UK पहुंच जाएंगे। सो ये मैं आ गया हूँ कैलिस यूरो टनल वाली जगह पे। यहाँ से एंट्री है, यहाँ से फ्रांस एग्ज़िट कर जाएंगे हम लोग और ट्रेन में जाने के बाद में हम UK वाली साइड पहुंच जाएंगे। सो ये इंग्लैंड का झंडा, UK का झंडा लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि UK वाली कार्स के लिए ये लगा है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में होंगी ये बटन्स वगैरह, और बाकी नॉर्मली जो यहाँ की कार्स हैं उसमें लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो उस वाली साइड में है सारा। सो यहीं से टिकट्स वगैरह लेना होगा एंड देन जो भी नेक्स्ट फेरी होगी उसमें जा पाएंगे। तो देखते हैं, बड़े देर के बाद, बहुत दिनों के बाद में ये ड्राइवर वाली साइड में मुझे अपनी तरफ ये काउंटर मिला है, नहीं तो ज़्यादातर उधर की साइड ही होता था, पीती करती थी। सो प्रेस टू चेक इन। नो, यस, The car is petrol, diesel. डीजल। And do you have any pets with you? नो। Traveling all the countries. So I will just need the brand and the model. So that's a Toyota. And the model of the car. The model, For- let me see. Fortuner, It's FOR. Toyota, Yeah. and the model is Fortuner. F- Fortune. Yes. The only thing is that the first one available is at 10 o'clock. So Is- about 3 hours of waiting before going to UK. 10 hours. 10 p.m., 10 o'clock. 3 hours about that. You don't have anything before that? No, I'm afraid we have no places at all before. इसी से चलना है ना, श्योर है ना तो? हाँ, तो फेरी में ऐसे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 आध घंटे का वेटिंग वहाँ पे भी होगा। So you are for the payment. How much time does it take? Like 30 minutes. 40 minutes. So if you leave, you will arrive at 9:50. You have to insert it, I'm afraid. You will arrive at 9:50 UK time. 9:50. UK टाइम 1 घंटे बिफोर हो जाएगा ना UK में। रेस्टोरेंट्स वगैरह तो है ना अच्छे से अंदर, So और we have कैश। restaurants inside, cafes, restaurants for the dinner. Yeah, exactly. So you have like a French type restaurant or a Burger King as well. Burger King restaurant. ओके। And we can No. also go outside and No, come you back. can't exit as soon as you have the ticket. Okay. So this is for you, and I just need a little signature from What about tax refund? And we also need to take the tax refund. Okay, yeah, so that will be as well on the passenger building and just next to the duty free on the right. Okay. You will have as well bonds, so just to do it yourself, or you have also customers to do it for you. Okay. It's up to you. Okay. And you're free to go. Okay. Discover another country or come back home, I don't know. Thank you very Thank much. you. Have a good evening, bye. Yeah, bye. So finally हमारा टिकट लेने का काम भी हो गया है
ये ऐसा कुछ टिकट मिलता है यहाँ यूरो रेल का। सो E3 मतलब जिस बोगी में मुझे जाना है वो मुझे बुलाया जाएगा और E3 में मुझे जाना है, और लार्ज कार का मुझे इसमें टोकन मिला है। एंड अभी फ़िलहाल हम जाने वाले हैं पैसेंजर बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पे खाने का, रेस्टोरेंट्स और टैक्स रिफ़ंड भी हमें लेना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरी कार घूम चुकी है पैसेंजर टर्मिनल की तरफ। ये ऊपर लिखा है पैसेंजर टर्मिनल, और यहाँ पे मैं आ गया हूँ पैसेंजर टर्मिनल में। तो ये है पैसेंजर टर्मिनल, यहाँ पे यूरो रेल का कैलिस से जो यूरो ट्रेन चलती है यूके के लिए, उसके लिए पैसेंजर टर्मिनल है। यहाँ से अंदर खाने पीने का रेस्टोरेंट्स और बाकी चीज़ें हैं, स्टारबक्स और बर्गर किंग और ये सब खाने की जगह है। ये ड्यूटी फ्री शॉप है, और इसी के साथ में उन्होंने हमें बताया है कि टैक्स रिफ़ंड वाला भी है। तो यूरोप से जो थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग हुई है उसका टैक्स रिफ़ंड भी यहाँ से मिल जाता है। तो ट्राई करते हैं टैक्स रिफ़ंड के लिए। यहाँ स्क्रीन पे सारे ट्रेन नंबर्स वगैरह डिस्प्लेड हैं। तो हमारा E3 है, अभी E3 का डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि वो 10 बजे की हमारी ट्रेन है। अभी 6:30 बज रहे हैं, लगभग 3-3.5 घंटे आगे का हमें ट्रेन मिला है, क्योंकि उसके पहले की सारी ट्रेन्स फुली बुक्ड थी। तो जो भी मिल रहा था हमने भी ले लिया कि चलो यहीं 2-3 घंटे स्पेंड करेंगे। रेस्टोरेंट्स हैं तो यहीं खाना पीना खाएंगे, टैक्स रिफ़ंड का भी हो जाएगा, ड्यूटी फ्री है उसमें भी कुछ देखना होगा तो देख लेंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये ड्यूटी फ्री है, चश्मे, अल्कोहल्स, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये है टैक्स रिफ़ंड का काउंटर, और ये कस्टम्स वालों ने स्टैंप कर दिया है टैक्स रिफ़ंड पे, और ऐसा कुछ स्टैंप लगाया है। 3 बिल्स थे हमारे उस पर। कपड़े वपड़े की शॉपिंग का करीब 10% का रिफ़ंड बनता है। तो ये सोशल ब्लू वालों का एक एनवेलप है। इस एनवेलप में रख के कुरियर से इनके ऑफिस में भेजना होगा, और जब इनको फ़िज़िकल बिल मिल जाएगा, 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने के अंदर जब इनको फ़िज़िकल बिल मिल जाएगा तो ये हमारे जिस कार्ड से हमने पेमेंट किया था उसी कार्ड में रिफ़ंड कर देंगे। तो इसमें कुछ डिटेल्स और है जो फिल करके पासपोर्ट डिटेल वगैरह कुरियर करना है, उससे हमारा रिफ़ंड आ जाना चाहिए। तो हमारी जो फेरी है, जो यूरो रेल है इंग्लिश चैनल के थ्रू होते हुए यूके लंदन जाने के लिए, वो 1 घंटे और डिले हो गई थी। तो 10 की जगह अब वो 11 बजे चलेगी, और अब 10 बजे हैं। तो 1 घंटे पहले लगभग हमारा कॉल आ जाता है। ये बड़े बड़े स्क्रीन्स हर जगह पे लगे हुए हैं, तो स्क्रीन पे अनाउंस होने लगता है। तो E3 जो हमारी ट्रेन का नंबर है उसका अनाउंसमेंट आ गया है, 10 बज गए हैं। तो अब हम अपनी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ना वो पहले, मतलब 11 बजे तो डिपार्ट करती है, तो थोड़े से पहले वो बोर्डिंग के लिए बुला लेते हैं। ये है एम्बार्क करने का वो बोर्डिंग गेट, यहाँ सामने बोर्डिंग लिखा हुआ है। और ये मैं चल रहा हूँ अब ट्रेन की तरफ। देखना होगा कि बोर्डिंग के लिए कहाँ से रास्ता है। रोड पे पूरे साइंस बने हुए हैं एरो के साथ में कि किधर जाना है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हर तरफ सारी मार्किंग्स और ये सब बिल्कुल पूरी तरह से हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं लग रहा है कहाँ जाना है, कैसे करना है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब चारों तरफ मार्किंग, स्टिकर, एरोज। लोग तो ऐसे ही कम है यहाँ पे, कोई खड़ा तो होता ही नहीं है पूछने के लिए, बट फिर भी जो भी लोग हैं, मतलब उनको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अच्छे से, मार्किंग्स की वजह से। ठंड हो रही है, टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास है, लेकिन शायद हवा वगैरह चल रही है, इसकी वजह से ठंड अच्छी खासी लग रही है। गाड़ी के अंदर थोड़ा सा नॉर्मल है। ये यूके बॉर्डर कंट्रोल है। तो अभी हम लोग फ्रांस वाली साइड से क्लियरेंस मिल गई है, मतलब एग्ज़िट स्टैंपिंग जो होती है शेंगेन वीज़ा की वो हो गई है, और अब यूके बॉर्डर वाली साइड खड़े हैं। यहीं से यूके बॉर्डर में भी क्लियरेंस मिल जाएगा, स्टैंपिंग वगैरह हो जाएगी, और फिर जो यूरो रेल है उसमें हम कार के साथ में सामान की तरह पैक कर दिए जाएंगे। तो चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको ट्रेन वगैरह कैसी होती है।
बट अच्छी बात यह है कि यूके वाला साइड आते ही सारी चीज़ें राइट साइड में हो गई हैं, तो ड्राइवर साइड जो है उस वाली साइड में कस्टम्स ऑफिसर है। अभी तक पार्किंग और कस्टम्स ऑफिसर सब लेफ़्ट साइड में होते थे, तो प्रीति को सब हैंडल करना पड़ता था। तो ये इंग्लिश चैनल जो है ये करीब 40 किलोमीटर लंबा टनल है, जो कि सी के नीचे से टनल में रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं। और ये फ्रांस, आर वी गोइंग राइट? यस। तो हाँ, तो ये 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इसमें फ्रांस और इंग्लैंड में समझौता हुआ था कि आधा टनल फ्रांस बनाएगा और आधा टनल इंग्लैंड बनाएगा। तो इंग्लैंड ने अपना काम फटाफट कर दिया था, लेकिन फ्रांस वाली साइड से काफ़ी डिले हुआ था। तो लेकिन खैर जो भी डिले वगैरह के बाद में फाइनली ये टनल दोनों साइड से बन के तैयार हो गया। और बनने के बाद में अब इसमें ट्रेन चलती है, जैसे अपने यहाँ वो मालगाड़ी होती है ना सामान ले जाने वाली, वैसी ट्रेन्स चलती हैं और उस ट्रेन के ऊपर ही आप कार वगैरह चलाते हुए ले जाइए। एंड ये सारे लोग एक ही लाइन में क्यों हैं? आई थिंक मैं इस लाइन में भी जा सकता हूँ। ये यहाँ से गाड़ियाँ नीचे जा रही हैं और वो राइट साइड में ट्रेन का गेट खुला हुआ है, उसके अंदर घुसती जा रही हैं और अंदर अंदर चलाते हुए आगे पार्क कर लेंगे। शायद ये ट्रेन 2 लेवल्स में है। हाँ, ये ऊपर के लेवल में और नीचे के लेवल में। यस, सो इस वाले से ऊपर के लेवल में जाते हैं और इस वाले से ये नीचे के लेवल पे जाते हैं। और ये कैसे लग रहा है, ऐसे बिल्डिंग में पार्किंग में घुस रहे हैं ना। तो ये हम आ गए हैं अब यूरो रेल के अंदर में, और ये ट्रेन के अंदर में अब मेरी गाड़ी चल रही है। ये ट्रेन के अंदर गाड़ी चल रही है। अमेजिंग है ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ऐसा। मुझे तो डर और लग रहा है कि फॉर्च्यूनर इतनी ऊंची तो नहीं है। जब हम एंटर कर रहे थे तो तुमने नोटिस किया था कि ऊपर से वो हैंग कर रहा था और बहुत कम जगह था जहाँ से हमने निकाला था। तो वो इसी के लिए था, वो इसी के हाइट के बराबर था, ताकि कोई बड़ी गाड़ी, ऊंची गाड़ी, ट्रक वगैरह गलती से इस लाइन में ना आ सकें। फिर उसके लिए उस वाली साइड में था। स्टीयरिंग घूम गया, कोई ऊपर चढ़ गया। आई थिंक ये सब आ गया है। अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस बोगी को दोनों साइड से बंद कर देते हैं और लगभग 3 कार एक बोगी के अंदर में आ जाती हैं। इस गेट को बंद कर देते हैं, ये और आगे आने कह रही है। फर्स्ट गियर एंड ब्रेक्स, गियर में लगा के और ब्रेक लगाने कह दिए। ये गाड़ी आगे पीछे ना हिले। तो ये यूरो रेल के अंदर में अब मेरी कार आ चुकी है। ये देखिए, ये ट्रेन है, ये ट्रेन के साइड के वॉल्स हैं, ये ट्रेन है पूरा। और इस ट्रेन के अंदर में मैं अपनी कार के साथ में बैठा हूँ अंदर में। और अब थोड़ी देर में ये ट्रेन चलने वाली है और सिर्फ 35 मिनट्स में लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रांस से यूके का। वो टनल के थ्रू में इंग्लिश चैनल पूरा क्रॉस करवा देंगे। दिस नाइस, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। पहला क्या, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ही जगह, शायद ही कुछ मैंने सुना होगा इसके अलावे, जिसमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री सी के नीचे ट्रेन में टनल के थ्रू जाते हैं। तो ये खुद में एक यूनिक चीज़ है जो एक्सपीरियंस करने वाली है। ये पीछे गेट वगैरह जो है वो भी बंद हो गया है, तो ये 3-4 गाड़ियों को एक उसमें करके और ये गेट बंद कर देते हैं। ये ट्रेन चलना शुरू कर दी है। तो हम लोग पहुंच गए हैं दूसरे यूके वाली साइड में। ये है जो मेरी कार है साथ में लगी हुई, और भी कार्स हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ अंदर से ये बॉगी जैसा लगता है, जैसे ट्रेन की बॉगी होती है ना, उस तरीके का। ये दोनों साइड से दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लेकिन ये साइड वाले गेट से आ जा सकते हैं। Ladies and gentlemen, we shall be arriving shortly. Please return to your vehicle and do not start your engine until unloading begins. Safety checks will be carried out after the unloading doors have been opened. This may take a few minutes.
तो ये अब हम पहुंच भी गए हैं, तो कुछ भी बाहर देखने को नहीं मिला, लेकिन हम अंदर बैठे थे, अंदर निकल के जैसे दिखाया आप लोगों को। और ये अब सीधे हम दूसरी साइड यूके वाली साइड पहुंच गए हैं और ये ड्राइव करते हुए सीधा निकल जाएंगे। ये ऐसा गेट है और ये जैसे हम एक नॉर्मल पार्किंग बिल्डिंग में घुसते हैं वैसे ये निकल गए और ये प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी आ गई। और जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है और आदमी उतरते हैं वैसे यहाँ से उतर के और गाड़ियाँ जा रही हैं। इस साइड भी बारिश हो रही है, उधर फ्रांस वाली साइड भी बारिश हो रही थी। ये हम पहुँच गए ऊपर रोड पे और यहाँ से गाड़ी के एग्जिट का रास्ता है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। सीधा घूम के हम रोड पे आ गए हैं और जल्दी ही इस पोर्ट से भी हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये मैं यूके वाली साइड आ गया हूँ और इंग्लैंड में आते बारिश के साथ स्वागत हुआ है हमारा और बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। तो ये देखिए बिल्कुल रोड पे कुछ दिखना भी मुश्किल है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि कई बार सामने क्या है वो ठीक से दिख भी नहीं रहा है। लेकिन बहुत ही मज़ेदार मौसम हो रहा है और थोड़ा सा कॉशियसली गाड़ी चलाने की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस माइल्स में लिखे हैं। तो यहाँ से लंदन जो है वो करीब 60 माइल्स है, 100 किलोमीटर के आसपास। लेकिन मुझे लंदन से भी थोड़ा सा आगे अभी 140 किलोमीटर जाना है और 1.5 घंटे के आसपास की ड्राइव है। लेकिन एक यूनिक चीज़ ये है फ्रांस से लंदन आने में कि फ्रांस से मैंने लंदन आने के लिए 11 बजे की ट्रेन ली थी और मैं 10:40 पे इधर यूके पहुंच गया था। तो 40 मिनट का रास्ता था और 1 घंटे टाइम पीछे हो जाता है, टाइम डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ में। तो 11 की जगह यहाँ 10 बज रहे थे और 40 मिनट आने में लगे। तो 11 बजे चल के और 10:40 पे हम यहाँ पहुँच गए। तो एक तरह से 20 मिनट टाइम कम ही हो गया हमारे उसमें। तो फाइनली वी हैव अराइव्ड इन लंदन और रहस्यमयी एयरबीएनबी की चाबी वगैरह ढूंढने का काम शुरू हो गया है। उससे पहले पार्किंग का देख लें। ऑल व्हीकल्स यूजिंग दिस कार पार्क मस्ट रजिस्टर एंड पे बाय फोन बाय जस्ट पार्क। यू मस्ट पार्क होनली विद इन अ मार्क्ड बे। नो पार्किंग ऑन रोडवेज, येलो लाइन्स और पेव्ड हैशेस। इफ अनश्योर प्लीज सीक फर्दर एडवाइस फ्रॉम सीपी फ्रॉम पार्किंग। ओके, यहाँ पे पार्किंग का पता नहीं कैसे है, पार्किंग है भी कि नहीं। पार्किंग के चार्जेस क्या हैं ये भी नहीं लिखा है, सिर्फ फाइन लिख देते हैं 100 यूरो का। तो ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहीं पे एक बॉक्स है, उसमें से मेल बॉक्स में से चाबी ढूंढनी है और इसमें 9 नंबर अपार्टमेंट है। ये जो सामने बिल्डिंग है, इस 9 नंबर अपार्टमेंट में जाके चेक इन करना है। शेयर्ड अपार्टमेंट है लेकिन हमारा रूम प्राइवेट होगा साइड में, तो इसलिए चाबी वगैरह ढूंढ के जाना है। सो इसमें फ्लैट नंबर 8-9, फ्लैट नंबर 9 मेल बॉक्स तो खुला है पर इसमें चाबी नहीं है इसमें। वो चाबी नहीं है इसमें। 9 नंबर खोल के देखिए। हाँ, खुला हुआ है बट चाबी नहीं है। तो घर में है इसलिए तो नहीं होगा ऐसा। देखना, खोलना इसको, कहीं खुला हो ये गेट। अच्छा, तो इसका कोड देखें फिर क्या है खोलने का यहाँ से। तो ये है मेरा एयरबीएनबी का अपार्टमेंट। ये एक टेबल एंड चेयर है और साथ में ये एक बेड है। मैंने आते ही अपना बैग वैग रख दिया इसके ऊपर में। ये कुछ ड्रॉर्स हैं, ये कपड़े वपड़े रखने के लिए सब ड्रॉर्स वगैरह हैं। रज़ाई, गद्दे, तकिया एक्स्ट्रा है सोने के लिए। हीटिंग सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। ये प्राइवेट वॉशरूम है, ये वॉशरूम और बाथिंग एरिया और ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में ही एक कॉमन एरिया है जहाँ पे सोफ़ा सेट और डाइनिंग टेबल और किचन और कॉमन वॉशरूम, ये सारी चीज़ें, ये एरिया भी है। तो उधर बाहर भी बैठ के कर सकते हैं, बट ये प्राइवेट एरिया है रूम और वॉशरूम वगैरह के साथ में, या काम करने के लिए वर्क स्टेशन। तो बारिश तेज़ हो रही है,
गाड़ी की जो पार्किंग है ये थोड़ी सी दूर है यहाँ से, क्योंकि इस अपार्टमेंट की पार्किंग में शायद इनका एक ही कार लग सकता होगा जो इनका लगता होगा, तो दे डोंट हैव एक्स्ट्रा पार्किंग। तो पार्किंग के लिए पास में एक मेट्रो स्टेशन है, उसकी पार्किंग है करीब 500 मीटर यहाँ से, वहाँ लगा के आना होता है। तो अब एक ही दिक्कत है कि रात को मेरे को वहाँ जाके पार्किंग में कार लगाना है और बारिश में भीगते हुए वापस आना है। तो इसलिए अभी मैं आप लोगों को यही गुड नाइट कहूँगा, अपना कैमरा वगैरह मैं छोड़ के जाऊँगा ताकि आते समय मेरे हाथ में सामान ना रहे। तो मैं जाके कार को पार्क करके आता हूँ। गुड नाइट एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। फाइनली हम अब लंदन पहुंच गए हैं। हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन था दिल्ली से लंदन के रोड ट्रिप में, आज मैं लंदन एंटर कर गया हूं। अगले 2-3 दिन हम लंदन को ही एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को पूरा लंदन दिखाएंगे। तो बने रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर लंदन के बारे में या हमारे पूरी यूरोप ट्रिप के बारे में कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल। अब सब सुनेंगे।